हेलो गाइस, वेलकम टू एमआर डिफेंस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर ऑल डिफेंस एग्जामिनेशन। तो आज जो हमने सीरीज में पहला पार्ट ले रहे हैं पेपर एनडीए 1 2021 का, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं जीएस के क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट दिस सीरीज। And this series is beneficial for all defense examination as we all are aware about that previous year questions are very important as they will get an idea how the UPSC asked questions और most of the questions इसमें आप देखोगे कि किसी ना किसी एग्जाम में रिपीट भी हुए हैं। So our first question of the day is which one of the Harappan sites was specialized center for making shell objects? Basically अभी shell objects होते क्या हैं ये देख लेते हैं। Shell objects it's like shell objects ये होते हैं आपके, ठीक है, कुछ इस तरीके से होते हैं जो कि these are called shell objects. These are shell objects. तो as we know that Indus Valley civilization से क्वेश्चंस आते हैं and it is very important question. सो ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। लोथल है, बालाकोट है, सी ऑप्शन इज आमरी, डी ऑप्शन कोट दिज्जी। तो लोथल इज फेमस फॉर व्हाट? पोर्ट सिटी। इट इज नोन एज पोर्ट सिटी, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये पोर्ट सिटी है। नेक्स्ट बालाकोट। बालाकोट एज वी आर अवेयर अबाउट बालाकोट एयर स्ट्राइक। तो बालाकोट जो कहाँ पे है इस टाइम पे? पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है, ठीक है। आमरी इज ऑल्सो इन पाकिस्तान। ये कहाँ पे? सिंध प्रांत में, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, ठीक है। तो जो सिंध आता है वो सिंध पाकिस्तान में। कोट दिज्जी इट इज़ ऑल्सो इन पाकिस्तान, ठीक है। सो तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बालाकोट। बी इज़ द राइट आंसर। बी जो हमारा बालाकोट है, बालाकोट है, बालाकोट जो है हमारा दैट इज़ फेमस फॉर सेल ऑब्जेक्ट्स। अपार्ट फ्रॉम बालाकोट देयर इज़ नागेश्वर, अ प्लेस कॉल्ड नागेश्वर ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन दैट इज़ फेमस फॉर शेल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इसके अलावा और भी ऑब्जेक्ट्स मिले थे। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 या नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट पार्ट ऑफ धम्म ऑफ किंग अशोका। किंग अशोका के धम्म का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑनरिंग द किंग, ऑप्शन बी टॉलरेंस ऑफ रिलीजन्स अदर देन वंस ओन, ऑप्शन सी इज रिलीजियस रेस्पेक्टिंग ब्राह्मण्स, ऑप्शन डी प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ इट सब्जेक्ट्स। तो एज वी नो दैट धम्म होता क्या है बेसिकली, अभी जानते हैं धम्म होता क्या है। धम्म एक फिलॉसफी है जो पीसफुली लोगों को रहना सिखाती है। आपको सबको पता होगा आफ्टर कलिंगा वॉर, कलिंग वॉर कब हुआ था? कलिंग वॉर 261 BC में, ठीक है। आफ्टर कलिंग वॉर किंग अशोका अडॉप्टेड द बुद्धिज़्म, ठीक है। बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लेते हैं और एक पीसफुल लाइफ को जीने लगते हैं। तो उन्हीं का एक फिलॉसफी है, धम्म फिलॉसफी है, जिसमें ही टोलरेट्स की पॉलिसी ऑफ जो धम्म है स्ट्रेसेस ऑन नॉन वायलेंस एंड ऑल्सो रिस्ट्रेन ऑन द किलिंग ऑफ एनिमल्स एंड ही आस्क्ड एवरीवन टू अवॉइड एनिमल स्लॉटर्स एंड ही एडवाइज्ड टोलरेंस टुवर्ड्स अदर रिलीजन्स एज वेल, ठीक है। तो ये तो सही है, अदर रिलीजन्स के टोलरेंस के लिए भी कहा था। रेस्पेक्टिंग ब्राह्मण्स भी उन्होंने बोला था एंड ही ऑल्सो सेड धम्म फिलॉसफी में कि प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ इज सब्जेक्ट्स, ये भी बोला था। बट इसका जो सही आंसर होगा, आंसर इज ए। ए इज़ द करेक्ट आंसर, इज़ द करेक्ट आंसर ईयर, ए इज़ द करेक्ट आंसर ईयर, ठीक है। ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऑनरिंग द किंग, धम्म में ऐसा अशोका ने नहीं बताया कि किंग का रेस्पेक्ट करो, ठीक है। इसके अलावा एडिक्ट्स ऑफ अशोका, जिनसे हमें पता चलता है कि अशोकन एम्पायर कितना वास्ट था। आप देख सकते हो इसमें कौसाम्बी है, लिच्छवी है, ठीक है, और यहाँ तक आपके साउथ इंडिया तक फैला हुआ था। काफ़ी ब्रॉड एम्पायर था, जहाँ पे एडिक्ट्स बेसिकली क्या होते हैं, वो इंस्क्रिप्शंस होते हैं फ्रॉम वेयर वी गेट द प्रूफ दैट अशोकन एम्पायर एग्जिस्ट, ठीक है। मौर्यन एम्पायर में अशोका का एक वो रहता, एक रूल शासक हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सगुन भक्ति ट्रेडिशन इज और आर करेक्ट। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है सगुन भक्ति ट्रेडिशंस फोकस ऑन द वर्शिप ऑफ स्पेसिफिक डाइटीज सच एज विष्णु और हिज अवतार्स, सच एज विष्णु और हिज अवतार। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। जो सगुन भक्ति ट्रेडिशन है इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एंड ऑनरिंग गॉड एज दे बिलीव दैट गॉड इज मैनिफेस्टेड इन ऑल फॉर्म्स, ठीक है। ऑल फॉर्म्स में मैनिफेस्ट है, ठीक है, तो उनको किया जाता है। बेसिकली जो सगुन भक्ति ट्रेडिशन के जो फॉलोअर्स है दे वर्शिप्ड शिवा, विष्णु एंड हिज अवतार्स, जितने भी विष्णु भगवान के अवतार हुए हैं अभी तक, ठीक है, उन सभी को वर्शिप करता है ये ट्रेडिशन के जो लोग होते हैं, ठीक है। ऑप्शन 2 पढ़ते हैं। इन सगुन भक्ति ट्रेडिशन गॉड एंड गॉडेसेस आर कंसेप्चुअलाइज्ड इन एंथ्रोपोमॉर्फिक फॉर्म्स, ये भी एकदम सही बात है, ठीक है। सगुन भक्ति ट्रेडिशन में ये मैनिफेस्ट किया था, अभी जैसे बताया था, मैनिफेस्टेड इन ऑल फॉर्म्स। इस तरीके से आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी इज़ द राइट आंसर है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे देखो डेफिनेटली क्वेश्चन इस बार आने के चांसेस हैं। जो भी एनडीए या सीडीएस का एग्जाम होगा नेक्स्ट, उसमें ये क्वेश्चन इससे जरूर आएगा इस बार। एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज अ शिवा टेम्पल नॉट कंस्ट्रक्टेड अंडर द पैटर्नेज ऑफ चोला रूलर्स। अभी देखो PS1 एक मूवी आई है पोन्नी सेल्वम 1, जिसमें क्या है चोलास के बारे में बात की गई है। तो चोलास के बारे में थोड़ा सा हम लोग भी जान लेते हैं। चोला सेंचुरी जो चोला डायनेस्टी है दैट इज लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी, ठीक है, इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी है, लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टीज इन वर्ल्ड हिस्ट्री। कहाँ से कहाँ तक किया? थर्ड। इट इज़ बिलीव्ड दैट दे रूल फ्रॉम 3rd century to
13th सेंचुरी, 1300 साल के लगभग उन्होंने रूल किया, ये सबसे ज़्यादा, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा रूल किया गया है, ऐसा सोर्सेज बताते हैं, ठीक है। इनका जो सेंटर हुआ करता था वो हुआ करता था कावेरी और उसके आसपास का जो कावेरी रिवर, कावेरी के आसपास का जो एरिया था, रिवर कावेरी, कावेरी रिवर, कावेरी रिवर के आसपास का जो भी एरिया था ये इनका हार्टलैंड हुआ करता था। जो हमें फर्स्ट सोर्स मिलता है, अभी फाउंडर के बारे में बात करते हैं, चोला डायनेस्टी का फाउंडर कौन थे, तो विजयालया, ये क्या थे, फाउंडर थे, ठीक है, चोला डायनेस्टी के ये फाउंडर थे, ठीक है। और इन्होंने कब किया था, चोला डायनेस्टी इज फाउंडेड इन, इट इज़ बिलीव्ड, देखो सोर्सेज इस यहाँ से मिलते हैं, 1850 AD से मिलते हैं सोर्सेज की चोला डायनेस्टी फाउंड हुई थी, ठीक है। साउथ इंडिया की ये डायनेस्टी थी जिसको संगम लिटरेचर से भी इनके सोर्सेज मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट चोला की जो नेवी थी, चोलाज नेवी इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड देयर एम्पायर इज स्प्रेड फ्रॉम प्रेजेंट डे इंडोनेशिया टू श्रीलंका एंड मालदीव्स एज वेल, दे हैव अ वेरी ब्रॉड एम्पायर, ठीक है। तो उन्होंने कुछ टेम्पल्स बनवाए थे, उनके बारे में ये क्वेश्चन है। अभी हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कौन सा नहीं बनवाया, तो देखो जो 3 प्रोमिनेंट शिव टेम्पल्स है जिनको बोला जाता है ग्रेटेस्ट लिविंग चोला, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स, वो 3 टेम्पल को बोला जाता है ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स, ये बेसिकली 3 टेम्पल्स को बोला जाता है। पहला आपका हो गया गंगाईकोंडा चोलापुरम, गंगाईकोंडा चोलापुरम ये ग्रेटेस्ट में ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स जो चोला आर्किटेक्चर है उसमें आता है। नेक्स्ट है बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर में, तंजावुर में आपका कौन सा है, बृहदेश्वर टेम्पल, बृहदेश्वर, ठीक है, बृहदेश्वर टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल, एक मिनट इसको सही से लिख देता हूँ, बृहदेश्वर टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल, ठीक है, ये भी क्या बोला जाता है, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स में कंसीडर किया जाता है। एंड द थर्ड इज चिदम्बरम में, ठीक है, चिदम्बरम में जो टेम्पल है कौन सा है, ऐरावतस्वरा, ठीक है, ऐरावतस्वरा टेम्पल जो है उसको ग्रेटेस्ट में कंसीडर किया जाता है। तो इसका इस तरीके से इसका आंसर क्या हो गया, डी, ठीक है। नॉट पूछा क्या गया था, नॉट, ये आप देख लेना, हाईलाइटेड है, नॉट पूछा गया था कि नॉट कंस्ट्रक्टेड अंडर द पैटर्नेज ऑफ चोला रूलर्स, ठीक है। तो ननके घाट जो में टेम्पल है, शिव टेम्पल है, वो नहीं बनवाया था चोला रूलर्स ने। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द डेक्कन रायोट कमीशन is or are correct? Option 1 is the commission did not hold inquiries in the district which were not affected, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही बात है, ठीक है, था क्या, डेक्कन राइट कमीशन बेसिकली था क्या, 18 मई और जून 1875 में काफ़ी वायलेंट प्रोटेस्ट हुए थे इन द महाराष्ट्र पुणे डिस्ट्रिक्ट एंड अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में वायलेंट पीजेंट प्रोटेस्ट हुए थे अगेंस्ट साहूकार्स, जो भी पुअर एग्रेरियन कंडीशंस को लेकर ये प्रोटेस्ट हुए थे, ठीक है। बेसिकली द डेक्कन राइट्स ऑफ 1875 दे टारगेटेड कंडीशंस ऑफ डेट, जो भी मनी लैंडर्स को डेट दिया जाता था, ठीक है, मनी लैंडर्स जो देते थे, ठीक है। रायोटर्स जो स्पेसिफिक पर्पस था उनका था ऑब्टेन एंड डिस्ट्रॉय द बाउंड्स डिग्रीज एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, बेसिकली क्या है, जो भी मनी लैंडर्स पैसे लैंड करते थे और जो उनकी ज़मीन हथियाने लगते थे, ठीक है, अपने अंडर कंट्रोल में लेने लगते थे, उसको कंट्रोल करने के लिए एक वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक है। पहला सही है। ऑप्शन 2 इज द कमीशन डिड नॉट रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स ऑफ राइट्स साहूकार्स आई विटनेसेस, ये भी एकदम सही बात है। तो इस तरीके से जो सही आंसर हो गया वो कौन सा हो गया, बोथ 1 एंड 2, तो इसका क्या हो गया, सी सही जवाब है, ठीक है। इसके अलावा इसमें सपोर्ट भी मिला था, जो पूना सार्वजनिक सभा की को फाउंडर थी MG रनाडे का, ठीक है, उनका भी इसमें काफ़ी सपोर्ट मिला था इस कमीशन को, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज़ियारत का मतलब पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ ज़ियारत। देखो इस्लामिज्म में ज़ियारत का मतलब क्या होता है वो पूछा गया, तो इन इस्लाम ज़ियारत एक फॉर्म होता है जब एक पिलग्रिमेज साइट पे विजिट किया जाता है, मोहम्मद की पिलग्रिमेज साइट पे कोई इस्लाम को फॉलो करने वाला वर्शिपर विजिट करता है, या उनकी फैमिली के जो मेंबर्स की जो डिसेंडेंट्स होते हैं उनकी विजिट करता है उनकी दरगाह पे, उसको बोला जाता है, इस तरीके से होता है ज़ियारत, ठीक है। नो दिस इज कॉल्ड एज ज़ियारत, ज़ियारा या ज़ियारत, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार, अभी ऑप्शंस में आप समझ जाओगे कौन सा सही होगा। ज़ियारत में क्या है, पिलग्रिमेज टू द टॉम्स ऑफ सूफी सेंट्स, नहीं जी, सूफी सेंट्स पे नहीं होता है। द प्रैक्टिस ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग, ये भी नहीं है, ठीक है। एक मिनट, सूफी सेंट्स पे एक मिनट सूफी सेंट्स पे किया जाता है, जाए जाते हैं क्योंकि वो भी उन्हीं के होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है द डेथ एनिवर्सरी ऑफ अ सूफी सेक्ट, नहीं सूफी सेक्ट की डेथ पे नहीं, अ फॉर्म ऑफ इस्लामिक डाइवोर्स, ये भी नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे क्या हो गया, ए आंसर इज द राइट आंसर। बेसिकली जो सूफी सेंट्स होते हैं या इस्लामिज्म से रिलेटेड जो भी लोग होते हैं, सूफी औलिया हो गए, ठीक है, या इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, उनकी टॉम को विजिट करना या मोहम्मद की टॉम को विजिट करना, उनके जितने भी, जैसे हो गया एक आपने सुना होगा
जैसे आपका अलीगढ़ वगैरह में या फिर आपके दिल्ली वगैरह में काफ़ी टॉम्ब होती है, ज़ियारत के लिए लोग जाते हैं। ठीक है, ठीक है। बेसिकली आपके, ठीक है, राजस्थान में बहुत ही पॉपुलर दरगाह है, उसको आपको कमेंट में बताना है, जहाँ पे लोग ज़ियारत वगैरह या चादर चढ़ाने बेसिकली जाया जाता है। ज़ियारत में चादर चढ़ाने जाए, जो आप ये देख रहे हो ग्रीन कलर का, ये होता है। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है केपल आइलैंड इज कम्प्लीटली ब्लीच्ड मेनली ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ व्हाट। तो केपल जो केपल आइलैंड है वो बेसिकली है कहाँ पे? केपल आइलैंड जो है वो है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ। अब ये कहाँ पे है? ये बेसिकली कोरल रीफ है। ठीक है, कोरल रीफ है, दैट इज बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ी है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में सिचुएटेड है। ऑस्ट्रेलिया में भी कहाँ पे? ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है। ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में, याद रखना, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में है। ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में है। ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक, तो कोरल ब्लीचिंग की वजह से क्या हो रहा है कि केपल आइलैंड डैमेज हो रहा है। तो एक्सपेंशन ऑफ किसकी वजह से? एक्सपेंशन ऑफ, ऑप्शन से स्टारफिश, ऑप्शन बी ब्लू व्हेल, ऑप्शन सी ऑक्टोपस, ऑप्शन डी सी हॉर्स। तो जो स्टारफिश हैं, स्टारफिश के एक्सपेंशन की वजह से केपल आइलैंड डैमेज हो रहा है। स्टारफिश की, इस तरीके से आंसर क्या हो गया? ए। बेसिकली हो क्या रहा है, जो स्टारफिश की पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये कोरल्स को खाते जा रहे हैं। ठीक है, आपको पता होगा कोरल ब्लीचिंग, कोरल ब्लीचिंग नहीं, अभी आगे की क्लासेस में हम ये सब डिस्कस करेंगे। व्हाट इज कोरल रीफ, हाउ दे आर फॉर्म, कोरल ब्लीचिंग क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो स्टारफिश क्या है, बेसिकली कोरल्स को खाते चले जा रहे हैं। ठीक है, दे आर एबल टू ईट कोरल्स, तो जिसकी वजह से ये बायोडाइवर्सिटी को, इकोसिस्टम को इम्बैलेंस कर रहे हैं। इसकी वजह से केपल आइलैंड कंप्लीटली ब्लीच हो रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, इनमें से कौन सी रिवर ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज नहीं है? ठीक है, अब रिवर ब्रह्मपुत्रा का ओरिजिन सभी को पता है, कहाँ से होता है? कैलाश मानसरोवर से। ठीक है, और ये सेंगपो नाम से तिब्बत में फ्लो करती है। इसके बाद ये यूटर्न लेते हुए कुछ इस तरीके से आती है इंडिया में। अगर हम ये कंसीडर करें इंडिया का ऐसा मैप, ठीक है, यहाँ से ओरिजिन होते हुए कुछ इस तरीके से अलोंग द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया फ्लो करते हुए अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। उसके बाद फिर सबसे पहले जो नदी से मिलती है दैट इज़ योर लोहित रिवर। ठीक है, यहाँ पे एंटर करने पे लोहित रिवर से मिलती है सेंगपो रिवर, तभी से इसका क्या नाम हो जाता है? ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, फिर उसका नाम क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्रा। तो जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनमें से कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं? रिवर मानस ट्रिब्यूटरी है, रिवर कामेंग भी आपकी एक ट्रिब्यूटरी है, रिवर महानंदा ट्रिब्यूटरी नहीं है, और सुबनसिरी भी आपकी ट्रिब्यूटरीज है। तो जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्रा की वो है लाशा रिवर, इसके बाद लोहित रिवर, धनश्री रिवर, आपको याद रखना धनश्री रिवर, लोहित रिवर, आप देख सकते हैं इसमें मैप में। ठीक है, लोहित रिवर में ये एंटर हो रही है यहाँ पे। ठीक, इसके बाद आपकी ब्रह्मपुत्र, धनश्री रिवर हो गया, कोलोंग रिवर हो गया, मानस रिवर आपकी एक ट्रिब्यूटरी होगी, तीस्ता रिवर भी ट्रिब्यूटरी है, संकोस रिवर भी ट्रिब्यूटरी है, शोभनश्री रिवर भी ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा रिवर की। ठीक है, तो ये आपकी क्या है? कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर की। अब इसमें से क्वेश्चन बेसिकली आता है कि सेंगपो किस रिवर को बोला जाता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइनर प्लेट। अब देखो, नॉट अ माइनर प्लेट का मतलब पूछ रहा है कि मेजर प्लेट बतानी है। ठीक है, सीधा सा मतलब ये है, अगर आपको मेजर प्लेट्स पता है, बेसिकली 7 मेजर प्लेट्स होती है, 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। ठीक है, और भी बाकी सब माइनर में आती हैं। ठीक है, तो आपकी जो 7 मेजर प्लेट्स होती हैं वो आपकी नीचे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। पहली है आपकी अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, ये सब आपकी क्या है? मेजर है। यूरेशियन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, नॉर्दर्न अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक एंड साउथ अमेरिकन प्लेट, ये सब आपकी क्या है? मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। ठीक है, अब आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन के हिसाब से क्या सही है। देखो, कोकोस प्लेट, बिल्कुल जी हाँ, मेजर प्लेट नहीं है, तो मतलब ये माइनर प्लेट है। ठीक है, नज़का प्लेट, ये भी मैंने अभी मेजर प्लेट में नहीं बताया, तो ये भी क्या है? ये भी एक माइनर प्लेट है। इसके बाद कैरोलिन प्लेट, ये भी आपकी माइनर प्लेट ही है। नेक्स्ट आपका अंटार्कटिक प्लेट, इसको मैंने अभी क्या किया, यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे ये जगह ये हाईलाइट किया अंटार्कटिक प्लेट। ठीक है, तो ये आपका क्या है? मेजर प्लेट है, तो ये माइनर नहीं है। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या हो गया? डी सही हो गया। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है दैट इज डी। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांटेजेस ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी इन आइसलैंड इंक्लूड्स। आइसलैंड में जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ होती हैं बेसिकली ये किस किस चीज़ को इंक्लूड करती हैं? ठीक है, तो बेसिकली क्या होती हैं? द टेक्टोनिक प्लेट्स, जिनका अभी देखो कौन कौन सी प्लेट्स आती हैं। आइसलैंड हमें कहाँ पता है? यहाँ पे है, इस जगह है। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन सी प्लेट्स आपकी टकरा सकती हैं? नॉर्थ अमेरिकन एंड आपकी जो यूरेशियन प्लेट्स हैं। ठीक है, इनकी वजह से क्या होता है? जो भी यहाँ पे टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी वजह से क्या एडवांटेजेस होते हैं? तो पहला चीज़ है कि आइसलैंड एमर्ज, आपको पता होना चाहिए, आइसलैंड एमर्ज एज अ रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट या स्प्रेडिंग प्लेट्स की वजह से ये हुआ था। ठीक है, बना था। तो इसका जो ऑप्शन आप एक बार देख लेते हैं।
क्या है, सोर्स ऑफ नेचुरल जियोथर्मल एनर्जी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, एडवांटेज है ये, अभी बताया था। आइसलैंड का जो फॉर्मेशन हुआ था वो कैसे हुआ था, डाइवर्जेंट प्लेट से हुआ था। नेक्स्ट, क्रिएशन ऑफ न्यू लैंड, बिल्कुल गलत, ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट, ये आपका सही जवाब है। तो इस तरीके से आपका जो सही आंसर हुआ वो क्या हुआ, ओनली 1 नहीं होगा, 2 and 3 बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन है ही नहीं सही। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सी। ठीक है, 1 and 3 ओनली। नेक्स्ट है द प्रोसेस वेयर बाई सर्टेन मिनरल्स एब्जॉर्ब वाटर एक्सपेंड एंड चेंज इज कॉल्ड एज। देखो बेसिकली क्या, ये वेदरिंग से रिलेटेड है क्वेश्चन। इससे रिलेटेड इस बार सीडीएस में क्वेश्चन आया था। जिसने भी सीडीएस 2022 अटैम्प्ट किया था उसको पता होगा कि वेदरिंग से रिलेटेड बेसिकली एक बार इस बार जो क्वेश्चन आया था वो हाइड्रेशन से ही आया था। ठीक है, तो बेसिकली वही पूछ ही रहा है कि प्रोसेस वेयर बाई सर्टेन मिनरल्स एब्जॉर्ब वाटर एक्सपेंड एंड चेंज। वेदरिंग 2 तरीके की होती है, फिजिकल वेदरिंग एंड आपकी कौन सी होती है दूसरी, केमिकल। अब फिजिकल वेदरिंग को ही हम लोग और क्या बोल लेते हैं, मैकेनिकल वेदरिंग भी बोल लेते हैं। ठीक है, फिजिकल वेदरिंग क्या होती है, वो फिजिकल फैक्टर जिनकी वजह से क्या होता है, एक पत्थर वगैरह क्या हो, एरोड हो जाए। ठीक है, केमिकल वेदरिंग में क्या क्या आता है आपका, केमिकल्स की वजह से जो भी होता है एरोजन, जैसे कि हाइड्रेशन वगैरह हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, ये सब आपके किसमें, केमिकल वेदरिंग में आ जाएंगे। ठीक है, ठीक, याद रखना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए, हाइड्रेशन। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू, अभी चलते हैं नेक्स्ट पे, वेदरिंग। ये आपको सब क्या होगा, जब एक डिटेल्ड लेक्चर पूरा ज्योग्राफी पे लिया जाएगा उसमें ये वेदरिंग के बारे में बाकायदा अच्छे से बताया जाएगा। ठीक है, तो आप बने रहिए चैनल के साथ एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड। अभी देखो लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड पता होगा। सबसे पहली बात, अर्थ जो टिल्ट है वो कितने डिग्री पे टिल्ट है, 23.5 डिग्री टिल्ट हो रखी है, कुछ इस तरीके से वो टिल्ट हो रखी है। ठीक है, इसके बाद 23, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। सबसे बड़ा जो होता है वो होता है आपका कौन सा, इक्वेटर, 0 डिग्री जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो जो लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड होता है 2 तरीके से होता है। लॉन्गिट्यूड लाइन्स आपकी कौन सी होती हैं, जो पैरेलल लाइन्स होती है इस तरीके से, ये आपका लैटिट्यूड्स हो गया। लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है, लॉन्गिट्यूड्स आपका कुछ इस तरीके से जो वर्टिकल लाइन्स होती हैं। ठीक है, लैटिट्यूड लाइन से हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, लैटिट्यूड लाइन्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन आपका क्या होगा, क्लाइमेट वगैरह डिटरमाइन करने के लिए, क्लाइमेटिक कंडीशंस वगैरह डिटरमाइन करने के लिए। वेयर एज जो लॉन्गिट्यूड लाइन्स होती हैं इनसे दे आर यूज टू डिटरमाइन टाइम ओनली। ठीक है, लॉन्गिट्यूड लाइन से आपको क्या मिलता है, टाइम मिलता है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल हो गया 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, ग्रीनविच मेरिडियन जो 0 डिग्री लंदन से पास होती है। इक्वेटर आपकी हो गई। तो इसमें जो सही आंसर है वो क्या है, लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड आपका कौन सा होगा, 0 डिग्री, दैट इज़ योर इक्वेटर। इतने सिंपल से सवाल आते हैं एंडियम, लेकिन आपके सीडीएस वगैरह में क्या होता है, इसी क्वेश्चन को मोल्ड करके पूछा जा सकता है कि आपका जो 0 डिग्री है वो लॉन्गेस्ट है, इसकी वजह से उस रीजन में किस तरीके की वेजिटेशन मिलती है, किस तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशंस मिलती हैं, ये सब आपका। ठीक है, वेजिटेशन वगैरह कैसी मिलती है, क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी होती हैं, और विंड फ्लो क्या होता है, ये सब आपका विंड सर्कुलेशन कैसे रहता है वो पूछा जा सकता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक न्यूमेरिकल है। इफ़ इट इज़ 12 नून इन इंडिया, ऑन विच मेरिडियन विल इट बी 7 AM ऑफ द सेम डे। मतलब देखो अभी इंटरनेशनल डेट लाइन से जब हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन के ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस करने के बाद, तो एक दिन क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। और जब भी हम वेस्ट टू ईस्ट आते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन के वेस्ट टू ईस्ट, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एक दिन ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब आप कमेंट में ये बता सकते हैं कि इंटरनेशनल डेट लाइन पासिस थ्रू वेयर। ठीक है, चलो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। अभी कहाँ इंडिया में बजा है 12 नून हुआ, नून का मतलब हो गया है दोपहर। ठीक है, तो इंडिया का आपको पता ही है लैटिट्यूड 75 डिग्री वेस्ट। ठीक है, अब इंडिया का आपका क्या है, 83 है, जहाँ से टाइम कैलकुलेट किया जाता है, 83.5 डिग्री साउथ, साउथ नहीं, इसमें वेस्ट रहता है, वेस्ट में आते हैं हम लोग, ईस्ट में आते हैं, ईस्ट में आते, गलत हो रहा। ठीक है, 83.5। और एज वी ऑल नो दैट 1 आवर में जो चेंजेस होते हैं वो कितने होते हैं, 15 डिग्री का चेंजेस होता है। ठीक है, 1 घंटे में। तो इस तरीके से क्या होगा, 5 घंटे में कितने का हो जाएगा, 5 आवर का देखो बेसिकली डिफरेंस है। अभी कितना है, 12 बजे है और हमें कितने में जाना है, 7 AM। तो ये कितना अंतर हो गया है, 5 घंटे का अंतर हो गया है सिर्फ। ठीक है, तो 5 × 15 कर देंगे, कितने डिग्री पे हम लोग आ जाएंगे, 5 × 15 करने पे आ जाएंगे हम लोग 75 डिग्री। अब 75 डिग्री ईस्ट होगा या वेस्ट होगा, ये कैसे डिटरमाइन किया जाएगा। ठीक है, तो इसको सिंपल करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम इसको 0 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है, तो इंडिया को हम लोग कहीं यहाँ पे कंसीडर करते हैं 83.5। ठीक है, और 75 डिग्री आपका क्या होगा, टाइम
जब ग्रीनविच से हम लोग चलते हैं ईस्ट की तरफ, ग्रीनविच से ईस्ट की तरफ चलते हैं तो टाइम क्या होता है, ऐड होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो इंडिया का जो ग्रीनविच से टाइम है वो कितने घंटे आगे है, प्लस 5.530 आवर्स आगे, 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है, जब ग्रीनविच से वेस्ट की साइड चलते हैं, यूएसए की तरफ चलते हैं, तो टाइम में क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम लोग क्या डिटरमाइन कर देंगे, 75 डिग्री जो वेस्ट लॉन्गिट्यूड में होगा। तो इस तरीके से जो आपका सही आंसर हो जाएगा, दैट इज़ योर डी आंसर। ठीक, कोई डाउट हो आप इसमें कमेंट में बता सकते हैं, नहीं समझ में आया हो कमेंट में। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज कंसीडर्ड टू बी द परसेप्टर ऑफ मीराबाई, मीराबाई के परसेप्टर इनमें से कौन था? ऑप्शन है दादू, रायदास, रामानंद, सूरदास। तो मीराबाई आप जानते ही हैं, एक पोइट भी थी, सेंट थी। ठीक है, ठीक है, और ये आपका राजपूत फैमिली से बिलोंग करती थी, रानी थी वहाँ पर। ठीक है, लेकिन उन्होंने वो सब छोड़ के भगवान विष्णु की, लॉर्ड कृष्णा की भक्ति में ये लग गई थी। ठीक है, भगवान कृष्ण भगवान की भक्ति में लग गई थी। तो इनके जो परसेप्टर थे वो थे रायदास, गुरु। ठीक है, नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट महानवमी डिब्बा। महानवमी डिब्बा के बारे में क्या स्टेटमेंट है वो हम लोग पढ़ते हैं। इट वॉज द नेम, ये बेसिकली इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, ये नागार स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बेसिकली पाया जाता है। इट वॉज द नेम ऑफ अ जाइंट बॉक्स ऑफ स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूटेड एट द महानवमी फेस्टिवल। बिल्कुल गलत है, ये तो हो ही नहीं सकती, स्वीट कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ये तो वैसे ही नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला, इट वॉज द नेम ऑफ अ मैसिव प्लेटफॉर्म विद अ वेस कवर्ड विद रिलीफ कार्विंग्स। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इस तरीके से आपका क्या हो गया, इसमें सही आंसर हो गया। ठीक है, ये बेसिकली एक मैसिव प्लेटफॉर्म ही है। ठीक है, ये बेसिकली फेमस किसके टाइम पे था, विजयनगर एम्पायर में ये इस तरीके के स्ट्रक्चर हुआ करते थे। हरिहर एंड बुक्का वॉज द फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर के जो, ठीक है, विजयनगर एम्पायर में जितने भी टेम्पल्स वगैरह ऑडियंस हॉल होते थे उनमें सब में ये मिलता था। ठीक है, इसको ऑडियंस हॉल भी बोला जाता था, महानवमी डिब्बा को ऑडियंस हॉल भी बोला जाता है, ऑडियंस हॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आईन अकबरी इज नॉट करेक्ट। आईन अकबरी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत, इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है। ठीक है, सबसे पहले इट वाज रिटन बाय अबुल फजल, बिल्कुल सही है, देख लो ये बुक लगी है आईन अकबरी। ठीक है, अकबर के बारे में है। इट वाज पार्ट ऑफ लार्जर वर्क कॉल्ड अकबरनामा, ये भी क्या है, एकदम से सही बात है, अकबरनामा ही का है। सी है, इट डिस्क्राइब्स द मुगल एम्पायर एज हैविंग अ डाइवर्स पॉपुलेशन एंड अ कंपोजिट कल्चर, ये भी सही। ठीक है, ये तीनों सही है। तो जो गलत जवाब है वो आपका ऑब्वियसली कौन सा हो गया, डी। इट वाज लेटर रिवाइज्ड बाय साहिदुल्लाह खान इन द ऑर्डर्स ऑफ शाहजहां, ये बिल्कुल गलत। ठीक है, क्योंकि बेसिकली बादशाह नामा को इन्होंने रिवाइज किया था। ठीक है, बादशाह नामा को। ठीक है, बादशाह नामा को इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। स्वामी दयानंद सरस्वती वाज अपोज्ड टू द वर्शिप ऑफ आइडल्स एंड गॉड्स एंड गॉडेसेस, बिल्कुल सही। रिगार्डेड द वेदास एज इनफॉलिबल, बिल्कुल सही। हैड मीट एंड हैड डिस्कशंस विद ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बिल्कुल सही। इस तरीके से जो आपके सही तीनों ये ऑप्शन सही हैं, ए इज द राइट आंसर हियर, ए इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज वाज फाउंड एट अलीगढ़ बाय सैयद, बिल्कुल सही। आज का जो AMU है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसको पहले बोला जाता था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ये फॉर्म किया था किसने, सर सैयद अहमद खान। अब इनको सर का टाइटल इसलिए मिला था क्योंकि ये लॉयलिस्ट थे किसके, ब्रिटिश एम्पायर के, तो इनको क्या किया गया, सर का टाइटल दे दिया गया लेटर ऑन, सर सैयद अहमद खान। पहले इनका नाम था सैयद अहमद खान है। ठीक है, तो ये जो कॉलेज बना था, ये बना था कब, 1875 में। BHU से पहले ये बन गया था। ठीक है, आपको बताना कि BHU का फॉर्मेशन कब हुआ था। नेक्स्ट है, सैयद अहमद खान वाज अ ग्रेट बिलीवर इन द रिलीजियस टोलरेशन एंड हिंदूज, पारसीज एंड क्रिश्चियंस हैड कंट्रीब्यूटेड टू द फंड्स ऑफ हिज कॉलेज, ये भी बात एकदम से सही है। ठीक है, दोनों ही सही हैं। इस तरीके से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर यार। ठीक है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट ऑप्शंस अबाउट सर सैयद अहमद खान। अब सर सैयद अहमद खान के बारे में क्या है कि रिमूवल ऑफ पॉलीगैमी के बारे में इन्होंने प्रीच किया था, इंक्रीज द मैरिजेबल एज के बारे में किया था, एंड स्प्रेड ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन द इस्लाम। ठीक है, ये भी इन्होंने किया था, इसीलिए क्या किया था, ये मोहम्मदन एंग्लो स्टैंड्स फॉर ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो एंग्लो मोहम्मदन कॉलेज कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट है, बास्केट ऑफ एक्स टोपोग्राफी इज रिलेटेड टू, ये कुछ इस तरीके से होती है बास्केट ऑफ एक्स टोपोग्राफी। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है, तो आप देख ही सकते हो, ड्रमलिन से। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा इज रिलेटेड टू ड्रमलिन, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ आइस मूवमेंट होता है आपका, एक एज ब्लंट रहता है, फिर ये यू शेप में कुछ इस तरीके से रहता है। ठीक है, दैट इज योर टोपोग्राफी। ड्रमलिन बेसिकली क्या होता है, एक ड्रमलिन जो होता है ये आपका कौन सा होता है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म होता है ग्लेशियर का, लैंडफॉर्म होता है ग्लेशियर, फॉर्म ऑफ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म फॉर्म्ड बाय ग्लेशियर्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ड्रमलिन। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी, तो यहाँ पे ये डेंसिटी के हिसाब से चार्ट दिया गया, सबसे ज़्यादा किसकी होती है, अर्थ की होती है, आपको ये याद रखना है, डी इज़ द राइट आंसर यार। तो एक बार देख लेते हैं डेंसिटी के हिसाब से प्लैनेट्स कैसे होते हैं।
सबसे ज़्यादा डेंसिटी है वो अर्थ की है, सेकंड है मरकरी, थर्ड है वीनस, फिर मार्स, देन फिफ्थ इज नेपच्यून, सिक्स्थ इज जुपिटर, सेवन्थ इज यूरानस एंड एट्थ इज सैटर्न। ठीक है, जितना बड़ा प्लानट डेंसिटी उसकी उतनी ही कम है। ठीक है, सैटर्न जितना बड़ा प्लानट है उतनी ही उसकी डेंसिटी कम हो रखी है। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक वेव इज नोन एज, क्या बोला जाता है? एपीसेंटर, फोकस, फोटोस्फीयर, सेस्मिक जोन। देखो सेस्मिक जोन नहीं बोला जाएगा, एपीसेंटर या इसमें से आप 50-50 ले सकते हो, ये दोनों तो पहले 50-50 से कट जाएंगे। तो देख लेते क्या होता है। एपीसेंटर बेसिकली वो पॉइंट होता है, इसमें देखते हैं, एपीसेंटर इज द पॉइंट एट द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस। फोकस क्या होता है? इस तरीके से होता है, जैसे ये फोकस है, ठीक है, यहाँ सोर्स है, फोकस के जस्ट ऊपर जो पहला पॉइंट होता है, कॉन्टैक्ट ऑफ पॉइंट होता है, उसको एपीसेंटर बोलते हैं। ठीक है, सोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं। अर्थक्वेक अभी देखो कोलिजन तो पहले कहीं भी हो सकता है, लेकिन एपीसेंटर मीलों दूर भी हो सकता है। ठीक है, जो पहला टच पॉइंट होता है उसको बेसिकली क्या बोला जाता है? एपीसेंटर बोला जाता है। तो इसमें पूछा गया पॉइंट ऑफ ओरिजिन, पूछा गया कि जो अर्थक्वेक वेव्स का ओरिजिन होता है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं फोकस बोलते हैं। ठीक है, फोकस बोलते हैं। इस तरीके से आपका आंसर क्या होगा? इसका बी सही जवाब हो जाएगा। सेस्मिक वेव्स क्या होती है? सेस्मिक वेव्स होती हैं वेव्स दैट ट्रांसमिट द एनर्जी रिलीज बाय एन अर्थक्वेक। ठीक है, अभी देखो फोकस में जनरेट हुआ अर्थक्वेक, इसके बाद जो कुछ सेस्मिक वेव्स, कुछ सेस्मिक हलचल भी होगी। ठीक है, वो हलचल ऊपर ऊपर सरफेस पे पहुंच जाएंगी और जो पहला कॉन्टैक्ट ऑफ पॉइंट होगा वो आपका क्या हो जाएगा? एपीसेंटर कहलाएगा। ठीक है, एपीसेंटर कहलाएगा। नेक्स्ट आता है द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ लिथोस्फीयर इज फाउंड इन। लिथोस्फीयर का जो मैक्सिमम डेप्थ होता है वो कहाँ पे मिलता है? ठीक है, आपको कमेंट में बताना लिथोस्फीयर बेसिकली क्या होता है। लैंड फॉर्म का ही होता है, लिथो मीन्स लैंड, लिथोस्फीयर। ठीक है, बायोस्फीयर जहाँ पे हम लैंड, ए और एटमॉस्फेयर और सभी लोग कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है, उसको हम लोग बायोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम ह्यूमन सर्वाइव कर रह रहे हैं। ठीक है, इस फाउंड इन, देखो पैसिफिक में ही मिलता है। पैसिफिक ओशियन में जो आपका पैसिफिक ओशियन में जो आपका चैलेंजर डीप है, ये आपका डीपेस्ट पॉइंट है मारियाना ट्रेंच में। ठीक है, अब आप कमेंट में बताएंगे कि मारियाना ट्रेंच है कहाँ पे। ये डीपेस्ट पॉइंट है दुनिया का। ठीक है, इवन माउंट एवरेस्ट से ज़्यादा डीप है। कितना है डीप? 11,035 मीटर बिलो सी लेवल। सी लेवल से इतना नीचे है, जबकि माउंट एवरेस्ट की हाइट है वो कितनी है? 8848.80 मीटर। ठीक है, 0.80 मीटर। ठीक है, अगर माउंट एवरेस्ट को चैलेंजर मारियाना ट्रेंच में इंसर्ट कर दिया जाए तब भी क्या होगा? फुलफिल नहीं कर पाएगा उसको पूरा। नेक्स्ट है अ लार्ज बॉडी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दैट कूल्स इन द डीप डेप्थ ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट एंड डेवलप्स इन द फॉर्म्स ऑफ लार्ज डोम्सेज नोन एज ऑप्शन से पहला बैथोलिथ्स, लेकोलिथ्स, लुपोलिथ्स, पेल्कोलिथ्स। तो बेसिकली क्या होता है? बैथोलिथ्स होता है। ठीक है, ये आप देख सकते हो बैथोलिथ्स। लेकोलिथ्स क्या होता है? लेकोलिथ्स जब होता है कि मैग्मा का डिस्ट्रीब्यूशन स्प्रेड कहाँ पे होने लगे? अर्थ सरफेस पे। ठीक है, और वो एक फ्लो करके एक अर्थ सरफेस से पहले ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाए इस तरीके से। ठीक है, लेथोलिथ बेसिकली क्या होता है? इंट्रूसिव रॉक का एक फॉर्मेशन होता है जिसमें डोम शेप का स्ट्रक्चर बनता है। आप देख सकते हो लेथोलिथ में डोम शेप का स्ट्रक्चर बन रहा है। अभी इसको इरेज करता हूँ, आप देख सकते हो लेथोलिथ में एक डोम शेप का स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, एंड ये अपर सरफेस पे होता है एंड लेवल बेस पे। ठीक है, इट यूजुअली फॉर्म्स व्हेन मैग्मा स्प्रेड्स आउट हॉरिजॉन्टली। ठीक है, हॉरिजॉन्टली जब स्प्रेड्स होता है तब लेकोलिथ फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑयल रिफाइनरीज इज नॉट लोकेटेड है? कहाँ पे? आसाम में नहीं है। आसाम में कौन सी ऑयल रिफाइनरी नहीं है? तो इसमें आप देख सकते हो बैंगन गांव है, ये बोइंगन गांव है, ये आपका आसाम में है। इसके बाद गुवाहाटी में है ऑयल रिफाइनरी, डिगबोई में है, नूनमाती बेसिकली है वहाँ पे, नुमालीगढ़। ठीक है, नूनमाती गुवाहाटी में है। ठीक है, नूनमाती गुवाहाटी में है, नुमालीगढ़, डिगबोई इज़ द ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी ऑफ इंडिया। डिगबोई हो गया, नुमालीगढ़ हो गया, गुवाहाटी हो गया, बोंगेन गांव हो गया, ये सब आपके क्या हैं? ये सब आपकी आसाम में ही हैं। ये सब आसाम में हैं ऑयल रिफाइनरीज। ये सब आपकी कहाँ पे है? आसाम में। आसाम में। टाटी पक्का कहाँ पे है? टाटी पक्का जो आपकी है ये आपकी साउथ इंडिया में है। ठीक है, जामनगर, कोयली, मुंबई, मंगलौर, कोच्चि, नागापट्टनम, चेन्नई, विशाखापट्टनम, हल्दिया, कोलकाता, मथुरा, पानीपत, जामनगर, ये सब आपकी क्या है? मेजर ऑयल रिफाइनरीज हैं इंडिया की। ठीक है, नेक्स्ट है वेयर एंड व्हेन डिड महात्मा गांधी मेक हिज फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस इन द इंडिया। ये क्वेश्चन मैं जब देख रहा हूँ 2 या 3 बार रिपीट हो चुका अभी। दो या 3 बार से ये क्वेश्चन सीडीएस और या एनडीए दोनों में ही ये क्वेश्चन रिपीट हुआ कि महात्मा गांधी का फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस क्या था। आप इस इन्फोग्राफ को क्या है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो, उसमें ये अवेलेबल है। नहीं तो आप इंस्टाग्राम हैंडल पे विजिट करें, वहाँ पे ये इन्फोग्राफ आपको दिया गया है। इसमें शायद ब्लर हो गया है। ठीक है, क्योंकि इतना साइज बड़ा था, इस पर सेट नहीं हो पाया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या ऑप्शंस देख लेते हैं। चंपारण इन 1917, लखनऊ इन 1916, बनारस इन 1916, अहमदाबाद इन। जो पहला पब्लिक अपीयरेंस है वो आपका बीएचयू में हुआ था। ठीक है, बीएचयू में हुआ था 1960 में। फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस इन बीएचयू इन 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज इस तरीके से आपका इसका क्या सही आंसर है? सी इज द राइट आंसर यार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एंड वेयर वाज द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस मेड बाय द। ये क्वेश्चन भैया ये आप स्टार मार्क कर लो। ये क्वेश्चन आपका एनडीए सीडीएस में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बहुत तरीके से रिपीट किया जाता है। ठीक है, इसको क्वेश्चन बहुत तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। पूर्ण स्वराज हुआ कौन सा सेशन हुआ था? तो देखो ये एनसीईआरटी का ही कटिंग है जिसमें दिया गया कि द कांग्रेस सेशन एट लाहौर ऑन
December 29, 1929 had passed a resolution declaring पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज मीन्स क्या होता है? कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू इस कांग्रेस सेशन के क्या थे? हेड थे। तो इसका सही जवाब क्या है? आपका लाहौर सेशन 1929, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की थी अपने प्लेटफॉर्म से। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज और आर करेक्ट। यूएनएससी के बारे में बेसिकली पूछा गया है। ठीक है, यूएनएससी के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। यूएनएससी में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, यूएसए, चाइना, यूके, रशिया एंड फ्रांस। 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं जिनको क्या किया जाता है? ईच ईयर जनरल असेंबली इलेक्ट्स 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स फॉर 2 ईयर टर्म। बेसिकली 2 ईयर टर्म को किया जाता है। ठीक है, एंड एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो द 10 नॉन परमानेंट सीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ रीजनल बेसिस। रीजनल बेसिस पे ये सीट्स डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। देखो सेकंड ऑप्शन तो सही होगा, फॉर 2 ईयर्स ओनली, बिल्कुल सही। इसमें ऑप्शन बन क्या है? दे टोटल नंबर इज 10 बट वाज ओरिजिनली ओनली 6। ये भी बात एकदम सही है। ठीक है, अभी तो 10 है, पहले 6 ही थी। ठीक है, क्योंकि देखो वाइडर रिप्रेजेंटेशन, और अभी इंडिया इज लीडिंग द चार्ज टू रिफॉर्म इन द यूएनएससी। यूएनएससी सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें रिफॉर्म के लिए इंडिया फ्रंट रनर है। रिफॉर्म्स इन द यूएनएससी, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द एसएसबीज एज वेल। फॉर द ग्रुप डिस्कशन एंड लेक्चरेट्स में भी ये टॉपिक आता है। रिफॉर्म इन द यूएनएससी, सिक्योरिटी काउंसिल में होना चाहिए रिफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेचुरल वेजिटेशन विच कवर्स मैक्सिमम जियोग्राफिकल एरियाज ऑफ इंडिया इज। विच कवर्स मैक्सिमम जियोग्राफिकल एरिया इज आपका कौन सा है ये? ठीक है, इसमें आपको ऑप्शंस देखने हैं। ट्रॉपिकल डेसिडियस, अगला ऑप्शन है आपका ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ऑप्शन सी आपका माउंटेन फॉरेस्ट, ये तो नहीं होगा। ट्रॉपिकल एवरग्रीन, तो आपका एवरग्रीन भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपका जो सही इसका राइट आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा? ट्रॉपिकल डेसिडियस। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जो है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा, आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, मैप रेफर करने के लिए आप टेलीग्राम पे ले सकते हो, वहाँ पे आपको ये सब मैप्स फ्रीली ईजिली अवेलेबल हैं। ये सब आपको मैप्स अवेलेबल हैं। तो इंडिया में जो नेचुरल वेजिटेशन का जो मैक्सिमम कवर है वो कौन सा है? नेचुरल आपका कौन सा है? ट्रॉपिकल, आपका कौन सा? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ए इज द राइट आंसर हियर। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विद रिगार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। ये देखो हाईलाइट करने वाला, नॉट करेक्ट पूछा। ये जब भी आप पेपर सॉल्व करो उसमें ये हाईलाइट स्टार्टिंग में कर लेना कि करेक्ट पूछ रहा है कि नॉन करेक्ट पूछ रहा है। द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर नॉट ओरिजिनली पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही बात है। ओरिजिनली ये नहीं थे, ये आपके 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में जो हुआ था। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट, उसमें से ये सब ऐड हुए थे वर्ड, सोशलिस्ट, सेक्युलर। ठीक है, 3 वर्ड ऐड हुए थे। तीसरा आपको क्या करना है? तीसरा वर्ड आपको इसमें कमेंट करना है कि तीसरा वर्ड कौन सा ऐड हुआ था। ठीक है, तीसरा वर्ड इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऐड हुआ था। नेक्स्ट है आपका द प्रियम्बल स्टेट्स द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है, ये भी करेक्ट है। इसमें पूछा क्या गया है? नॉट करेक्ट पूछा गया है। ठीक है, द प्रियम्बल इज एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। बिल्कुल भैया गलत बात, ये नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत। जो प्रियम्बल है वो एनफोर्सेबल कतई नहीं है। ठीक है, प्रियम्बल इज नॉट एनफोर्सेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। प्रियम्बल इज एक्चुअली एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन अ डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन्स द डॉक्यूमेंट्स फिलॉसफी एंड ऑब्जेक्टिव। प्रियम्बल बेसिकली क्या होता है? आइडिया देता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होगा। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक इंडेक्स। ठीक है, तो इन्फोर्सेबल नहीं है। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया? नॉट करेक्ट हो गया। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। इसमें देखो अटेम्प्ट क्या करना है आपको, सबसे पहले 50-50 तो करने लगाने की। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स फॉर कंप्लीट इक्वालिटी ऑफ मैन एंड वुमेन इन इंडिया। ठीक है, कौन प्रोवाइड करता है कंप्लीट इक्वालिटी? इसके बारे में जान लेते हैं। पहला ऑप्शन है आर्टिकल 14 एंड 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वालिटी ऑफ मैन एंड वुमेन। या फिफ्थ शेड्यूल तो करते ही नहीं है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ये भी नहीं करता। आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 20 भी नहीं करता। तो इक्वालिटी के बारे में देखो आर्टिकल 14 एंड 15 ही बात करते हैं। आर्टिकल 14 क्या बोलता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसको डिटेल में हमने डिस्कस किया है। चैनल पे एक वीडियो आपको मिल जाएगा, फ्री माइंड मैप सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें फंडामेंटल राइट्स नाम से वीडियो पूरा डिटेल में है, जिसमें बताया गया कि आर्टिकल 14-15 के बारे में। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इसका क्या आंसर है? इस वाले क्वेश्चन का जो सही आंसर है इक्वालिटी ऑफ मैन एंड वुमेन, ये मिलता है ए से। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड्स इज अ रेन बियरिंग क्लाउड। ऑप्शन है क्यूमुलस क्लाउड, सेकंड है स्ट्रेटस क्लाउड, थर्ड है निम्बस क्लाउड, थर्ड है सिरस क्लाउड। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है निम्बस क्लाउड, निम्बस सी। जो निम्बस क्लाउड्स होते हैं बेसिकली ये जो है देखो आपका, ठीक है, ये सब निम्बस जो क्लाउड्स हैं ये आपके क्या कराते हैं? रेन कराने के लिए रेन बियरिंग क्लाउड्स होते हैं। ठीक है, निम्बस क्लाउड्स आर बेसिकली डार्क क्लाउड्स एज दे कैरी अ सब्सटेंशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। निम्बस कम्स इन यूनियन विद अदर क्लाउड्स फॉर्म्स दैट ब्रिंग्स सब्सटेंशियल प्रेसिपिटेशन। ये देखो रेन भी करा भी रहे हैं। ठीक है, किम्लो निम्बस, किम्लो क्या है? हाइट की वजह से बोला गया है। ठीक है, 3 तरीके से होते हैं, मिडिल, हाई और लोअर क्लाउड्स। ठीक है, लो हाई और मिडिल क्लाउड्स। ठीक है, आगे ये सब बताएंगे। रिवर व्यास फ्लोइंग फ्रॉम हिमाचल जॉइंस द रिवर। अभी ये पूछा गया कि जो
ब्यास रिवर है वो हिमाचल पंजाब से फ्लो होते होते कहाँ पे जाते, तो अभी देखो किस रिवर से मिलती है, किस रिवर से मिलती है, रिवर ब्यास, रिवर ब्यास फ्लोइंग फ्रॉम हिमाचल एंड पंजाब जॉइंस द रिवर। ऑप्शन है इंदस, सतलज, चिनाब, रावी। ठीक है, हिमाचल और उससे फ्लो करते हुए आप इसमें लोकेट कर पा रहे हैं ब्यास रिवर ये है। ठीक है, तो ब्यास रिवर आपकी किससे मिल जाती है जाके, ब्यास रिवर आपकी मिल जाती है जाके रावी से। ठीक है, किससे, रावी से। इस तरीके से इसका आंसर क्या है, डी, डी। ठीक है, सबसे पहले रवि रिवर से ही मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट, ब्यास रिवर आपका जो है वो सतलज से मिलता है, सतलज से भी थोड़ा सा गड़बड़ है। ये आपका ब्यास रिवर का सोर्स है, ब्यास कुंड से बेसिकली ओरिजिन होता है, फिर आपका ये सतलज से मिलते हुए फ्लो करती है। ये आपका रवि रिवर है। ठीक है, रावी रिवर। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर है वो सतलज, बी इज़ द राइट आंसर। जो आपकी ब्यास रिवर है, ब्यास कुंड इसका ओरिजिन है, सतलज से मिलती है। ठीक है, इसके बाद है हेडक्वार्टर्स ऑफ साउथ ईस्टर्न रेलवेज लोकेटेड एट, साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन्स के हेडक्वार्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टार मार्क कर लो, जो भी करना कर लो। हेडक्वार्टर्स ये आपके CDS, एफकेट, CAPF हर डिफेंस एग्जामिनेशन में रिपीटेडली पूछे जाते हैं, तो ये आपका एक फेवरेट टॉपिक हो गया है। ठीक है, तो आप एक बार देख सकते हैं वीडियो पॉज करके इसको। ठीक है, ये इस वीडियो को देख सकते हैं जो भी रेलवे जोन्स हैं, या आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लें, वहाँ पे ये मिल जाएगा रेलवे। तो साउथ ईस्टर्न रेलवे का जो है, साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन का जो आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है वो आपका कौन सा है, ऑप्शन है बिलासपुर, सिकंदराबाद, कोलकाता, कोलकाता। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, भुवनेश्वर। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका सी, कोलकाता में है। ठीक है, साउथ ईस्टर्न का, ईस्टर्न रेलवे का भी कोलकाता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पावर ऑफ स्पीकर ऑफ द लोकसभा। पावर ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा में से कौन सी नहीं है, स्पीकर शेल प्रिसाइड ओवर द हाउस ऑफ पीपल, बिल्कुल सही। लोकसभा को ही बोला जाता है हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा को ही बोला जाता है हाउस ऑफ पीपल। स्पीकर विल कास्ट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस इन द हाउस, बिल्कुल गलत हुई, ये नहीं होता, फर्स्ट इंस्टेंस में नहीं होता है। बेसिकली क्या होता है, स्पीकर जब टाई हो जाता है उसके बाद एक कास्टिंग वोट को कास्ट करता है। ठीक है, स्पीकर कैन ओनली कास्ट अ कास्टिंग वोट। ठीक है, वो भी फर्स्ट इंस्टेंस में नहीं करेगा। स्पीकर विल हैव पावर टू मेंटेन ऑर्डर विद इन हाउस ऑफ पावर, बिल्कुल सही। स्पीकर कैन एडजर्न द हाउस और सस्पेंड द मीटिंग टिल देयर इज नो कोरम, बिल्कुल सही। कोरम क्या होता है, कोरम भी जान लेते हैं। कोरम होता है 1/10 मेंबर्स का प्रेजेंट होना ड्यूरिंग एनी सेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं कोरम। अगर 1/10 मेंबर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, लेट्स से 545 मेंबर्स हैं लोकसभा में, इसका 1/10 कितना होगा, 54। अगर 54 से संख्या कम है, 50 बेसिकली 55 मेंबर से, अगर 55 मेंबर से कम लोग आए हैं तो लोकसभा का सेशन कंटिन्यू होगा, कंटिन्यू नहीं होगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 51A बेसिकली पार्ट 4 पूछा गया, किसके बारे में है। ठीक है, तो ये आपका किसके बारे में है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में है, पहला ही ऑप्शन सही है, ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसको ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट से, 42nd अमेंडमेंट से इसको ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये आपका कहाँ से लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो डेराइव हुई हैं वो हुई हैं फॉर्मर USSR से। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, होप यू लाइक इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड वी आर लॉन्चिंग प्रीवियस ईयर फॉर ऑल एग्जामिनेशंस, लाइक अभी NDA का हो गया, नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं CDS, फिर NDA, इस तरीके से हम इस सीरीज को कंटिन्यू